बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, उसके बाद जो फोर्स अप्लाई होती है वो होता है वेट, प्रेशर और हीट। उसमें प्रेशर, वेट और हीट अप्लाई होती है तो हमारे पास मैटर बनता है। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जब हमारे पास ये चीज़ें अप्लाई होंगी तो मैटर बनेगा। कॉजेज़ द डिफॉर्मेशन ऑफ द मैटर। मैटर बनने के जो कॉजेज़ क्या है, विच इज़ टर्न चेंज द मैटर शेप, जो दोबारा टर्न होती है मैटर शेप पे आता है। डिमेंशन, उसकी जो साइड्स होती हैं, और ओरिएंटेशन, जैसा वो दिखता है। सॉलिड मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पैक क्लोजली। सॉलिड मैटर जो होता है वो एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द एटम इज सिग्निफिकेंटली लेस दैन द लिक्विड एंड गैस। जो स्पेस के अंदर की वो एटम्स जो होते हैं ना, दो एटम्स, उनके दरमियान के अंदर की जो वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, उसमें लिक्विड और गैस बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, ज़्यादा मिकदार में सॉलिड पाया जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की वजह से द रिटेन देयर ओरिजिनल शेप। सॉलिड जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, इजीली आ जाता है, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल रिटर्न टू इक्विलिब्रियम आफ्टर रिमूवल फोर्स। जब फोर्स ख़त्म हो जाती है तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। In this case, the equilibrium and gaseous matter, the atom and the molecules are closely packed. कोई भी केस हो, जैसे लिक्विड और गैसेस, अगर आप ऊपर हमने सॉलिड का पढ़ा, अब लिक्विड और गैस मैटर जो है, एटम और मॉलिक्यूल जो है ना, लिक्विड और गैस बहुत करीब है एक दूसरे के। द डिफॉर्मेशन ऑफ दिस मैटर टेक लेस फोर्स एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। इन दोनों में जो होती है वो कम फोर्स चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है और इन दो चीज़ों में हमें कम फोर्स की ज़रूरत है। Liquid and gaseous matter do not retain their equilibrium state unless the external force is applied again. अगर इनमें दोबारा भी अप्लाइड हो अगेन, ये फोर्स अप्लाई हो, तो तब भी ये अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं जा सकते। लिक्विड और गैस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा सकते, चाहे इस पर जितनी मर्जी हम फोर्स दोबारा अप्लाई कर लें। सम एग्जाम्पल इंक्लूड अ स्ट्रेच रबर बैंड। एक एग्जांपल उन्होंने दिए स्ट्रेच रबर बैंड। इसको जैसे आप फोर्स लगाएंगे वो होगा, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। अ बेंट मेटल रोड एंड अ शटर्ड ग्लास। ये मेटल रोड और ये ग्लास, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते, जैसे वो बनते हैं उसके बाद ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते। उसके बाद हमारे पास है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है? The ability of a deformed body to retain its original shape and size when the deforming force are removed is called elasticity. Elasticity हमारे पास वो चीज़ है, अगर किसी के अंदर अपनी फोर्स ख़त्म हो जाती है और उसके बाद एक फ़ोर्स हम उस पर लगाते हैं और वो फोर्स ख़त्म हो जाती है और वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस कन्वर्ट हो जाता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। When a stretch spring is released, जब एक स्प्रिंग को हम स्ट्रैच करें, इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। When a tennis racket hits a tennis ball, एक टेनिस रैकेट जो है वो हिट करेगा टेनिस बॉल को, द शेप ऑफ द बॉल इज़ डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म्ड। वो जो बॉल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी या डिफॉर्म हो जाएगी, बट इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन इट बाउंसेस ऑफ द टेनिस बॉल। लेकिन वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकती। वो हम एक रैकेट से एक टेनिस बॉल को मारते हैं, लेकिन वो डिफॉर्म तो होती है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं कन्वर्ट हो सकती। लेकिन सिमिलरली व्हेन एन आर्चर शूट्स एन एरो, जब एक बंदा शूट करता है एक एरो से, शी बेंड्स द बो विच कम बैक्स टू द ओरिजिनल फॉर्म, जब वो वापस आ जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, द एरो इज़ रिलीज, तो एरो निकल जाता है। जब हम एक शूट करते हैं, एक रबर बैंड को आगे खींचते हैं, एक एरो का बना होता है ना यूँ, और यहाँ पे यूँ एरो होता है, जब ये आगे की तरफ जाता है और ये वापस पीछे आता है तो हमारे पास एरो क्या होता है? रिलीज़ होके निकल जाता है। नॉट ऑल मटीरियल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप व्हेन अ डिफॉर्मिंग फॉर एक्टिंग ऑन इट इज रिमूव्ड। सारे मटीरियल अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आते जब तक उनसे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव ना हो जाए। मटीरियल दैट डू नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिस्टॉर्टेड आर सेड टू बी इनइलास्टिक।
जो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते, उन डिस्टॉर्टेड होने के बाद भी, डिस्टॉर्ट मतलब ख़त्म होने के बाद भी वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते, उसमें से फोर्स ख़त्म हो जाती है और उसके बावजूद वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहे, तो वो इलास्टिक है, इन्हें इलास्टिक कहा जाता है, इनलास्टिक। फॉर एग्जांपल ऑफ इनलास्टिक प्लास्टिसाइंस, क्ले एंड डफ। इन लोगों को आप तोड़ भी दें या कुछ भी कर दें तो ये अपनी वापस उस शेप पे तो नहीं आ सकेंगे जैसे ये पहले थे। मोस्ट मटेरियल आर इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट नॉन एज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक एक जो जिसकी कुछ मटेरियल्स की अपनी लिमिट होती है, इसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट अ मटेरियल विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डिमेंशन व्हेन द फॉर्मिंग फोर्स इज मूव। कुछ इलास्टिक लिमिट्स के मटेरियल है जो अपनी ओरिजिनल डिमेंशन में नहीं आते जब इनसे फोर्स ख़त्म हो जाती है, अपने ओरिजिनल डिमेंशंस में नहीं आते। अब ये देखिए आपके पास, ये हमारे पास एक बैंड है इलास्टिसिटी का, ये हमारे पास रैकेट बॉल है, तीर है, तीर की हम ये रबड़ खींचते हैं तो ये जब यूँ खींचते हैं दोबारा ये आगे जाती है तो तीर निकलता है, निकल के जाता है, रिलीज़ होता है, इस पर बॉल आती है, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे चल जाती है। ये हम खींचते हैं यूँ, वापस स्ट्रेच होकर बंद हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड, जब हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करें और कंप्रेस खींचे विद इन इलास्टिक लिमिट की तरह यूँ खींचे, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स। और वो जो उसकी लाइनें हैं, जैसे ये खिंचाव है इसका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अप्लाइड फोर्स के। हम जितनी ज़ोर लगा रहे हैं उतना ही वो खींच रहा है। द रिलेशन इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ। उस रिलेशन को हम हुक्स लॉ कहेंगे। हम जितनी फोर्स लगा रहे हैं उतना ही हमें उसका वो मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, या उतना ही हमें उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, उसे हुक्स लॉ कहते हैं। वी स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। वो कह रहे हैं कि इसे हम इलास्टिक लिमिट की एक्सटेंशन और कंप्रेशन कहते हैं। एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रिस्टोरिंग फोर्स। एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्टोरिंग फोर्स के। एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्स। इस एक्स को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। एफ आर ई, जब हमारे पास अल्फ़ा आ जाता है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें कोस्टेंट लगाना पड़ता है। ये के हमारे पास कोस्टेंट है एक्स। देयर फॉर के इज इक्वल टू माइनस एफ और ओवर एक्स। के सेपरेट किया तो एक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो यहाँ के डिवाइड हो गया। मैं आपको करके दिखाती हूँ। एफ इज इक्वल टू के एक्स था, माइनस के एक्स था, तो के हमने सेपरेट किया तो एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स हुआ, तो के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर के, ये हो गया। वेयर के इज द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द एक्सटेंशन एंड इज नाउ एज द फोर्स कोस्टेंट और स्प्रिंग कोस्टेंट हैविंग यूनिट्स Nm-3। वो कह रहा है कि के जो है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, रेशियो है उसकी, लेकिन हम इसे फोर्स कोस्टेंट भी कहते हैं एंड स्प्रिंग कोस्टेंट भी कहते हैं, और स्प्रिंग कोस्टेंट भी कहते हैं, और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर। द नेगेटिव साइन शो दैट फोर्स इज डायरेक्टली अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। द रिलेशनशिप इज आल्सो ट्रू फॉर वायर अंडर टेंशन। वो कह रहे हैं इसका जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्ट अगेंस्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट के क्या हो रहा है? अगेंस्ट। जो रिलेशनशिप है इसमें वो ट्रू है टेंशन का, टी का। प्रोवाइड दैट द लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी इज़ नॉट एक्सीड। वो जो इन्होंने लिमिट दी है वो प्रोपोर्शनलिटी से ज़्यादा नहीं है। अ ग्राफ और स्ट्रेचिंग फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन, जो हमने ग्राफ बनाया है ये स्ट्रेच का, ये हमारी एक्सटेंशन के अगेंस्ट है, ख़िलाफ़ है। इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये तो यूँ है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन के ख़िलाफ़। और ये भी देखें, एक स्ट्रेट लाइन होगी वो यूँ जाएगी, यूँ सीधी जाएगी, लेकिन ये थोड़ी टेढ़ी है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हमारी एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ है। द गार्डियन ऑफ द लाइन एफ बाई एक्स इज इक्वल टू स्प्रिंग कोस्टेंट के। वो कह रहे हैं जो गार्डियन है वो एफ बाई एक्स है और स्प्रिंग कोस्टेंट के है। हुक्स लॉ इज़ ओबे अप द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हुक्स लॉ जो है वो ओबे करता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे। हुक्स लॉ की ओबे क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बियॉन्ड दिस पॉइंट स्ट्रेचिंग फोर्स एंड एक्सटेंशन इज नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी एंड द ग्राफ। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा देर हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, ज़्यादा देर उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती, और नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और ज़्यादा देर तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रह सकते। बिगन्स टू कर्व, वो कर्व की तरफ चला जाता है, ज़्यादा देर वो उसकी तरफ नहीं रह सकता बल्कि वो कर्व की तरफ मूव हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ।
Hooke's law has many important practical applications, with one being of creation of a balance wheel made possible of the creation of mechanical clock. वो कह रहे हैं कि हुक्स लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें आ जाता है एक व्हील को बैलेंस करना, टायर जो होता है उसको बैलेंस करना। ये हमारे पास है बैलेंस टायर कैसे बैलेंस होया हुआ है बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक मैकेनिकल क्लॉक हम उसको जो क्लॉक्स वगैरह होती हैं, द पोर्टेबल टाइम पीस। हुक्स लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड स्प्रिंग स्केल में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है हुक्स लॉ। इट इज़ यूज एज फाउंडेशन ऑफ द ड्राइविंग बोर्ड्स ऑफ कार सस्पेंशन। वो कह रहे हैं कार सस्पेंशन सिस्टम, सेस्मोलॉजी, अकोस्टिक, मोलिकुलर मैकेनिक्स एंड इवन इन मेडिकल साइंस। वो कह रहे हैं कि इसकी जो फाउंडेशन है वो ड्राइविंग बोर्ड में बहुत ज़्यादा है, बोर्ड्स वगैरह होते हैं जो ड्राइविंग होती है। कार सस्पेंशन में, कार के सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेस्मोलॉजी के सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो हमारे पास मैकेनिक्स हैं उनके सिस्टम में बहुत यूज़ होता है, और मेडिकल साइंस में भी बहुत यूज़ होता है हुक्स लॉ। द स्प्रिंग इज़ द मार्वल ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड क्रिएटिविटी। ये जो है ना स्प्रिंग, ये क्रिएटिविटी करता है, इंजीनियरिंग, ह्यूमन इंजीनियर जो होते हैं और क्रिएट करते हैं। स्टिल इन यूज इज़ मैनी मॉडर्न डे इंस्ट्रूमेंट। ये जो है ये आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। बैलेंस ऑफ व्हील ऑफ द मैकेनिकल वॉचेस। बैलेंस ऑफ व्हील, अब इन्होंने बैलेंस ऑफ व्हील बताया। अ बैलेंस ऑफ व्हील इज़ द टाइम कीपिंग डिवाइस। बैलेंस ऑफ व्हील जो है वो एक टाइम लेता है मैकेनिकल वॉचेस में। ये हमारे पास वॉचेस के अंदर होता है। इट इज़ वेटेड व्हील दैट रोटेट बैक एंड फोर्थ। इसका जो है ना ये आगे पीछे की तरफ मूव करता है। बीइंग रिटर्न टू वर्ड इन अ सेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्पायरल टॉर्सन स्प्रिंग और हेयर स्प्रिंग। इसके दरमियान में वो कह रहे हैं सेंट्रल पोजीशन में एक स्पायरल होता है और हेयर स्प्रिंग होते हैं। इट इज़ ड्राइविंग टू द स्केप विच ट्रांसफॉर्म्स द रोटेटिंग मोशन ऑफ द वॉच गियर ट्रेन इनटू इम्पल्सेस डिलीवर टू द बैलेंस व्हील। जब भी वो टायर यूँ रोटेशन होगी, वॉच जो है वो गियर लगाएगा, एक ट्रेन को हम गियर लगाते हैं, उसके इम्पल्सेस बढ़ते हैं, वो डिलीवर होते हैं और व्हील बैलेंस होता है। जब भी हम ट्रेन पे गियर लगाते हैं, ट्रेन से हमारा जब वो रोटेट हो रहा होता है, वो यूँ घूम रहा होता है और उस पर गियर लगाया जाता है। एक ट्रेन गियर लगाती है तो उसके इम्पल्सेस क्या होते हैं, वो डिलीवर होते हैं और व्हील को आपस में बैलेंस करते हैं। ईच स्विंग ऑफ द व्हील कॉल्ड अ टिक और बिट। हर एक स्विंग, व्हील के जो एक स्विंग होता है उसे टिक और बिट कहते हैं। अलाउ द गियर टिंग टू एडवांस अ सेट अमाउंट। इसमें ना उन्होंने एडवांस से सेट अमाउंट की होती है, पहले से कोई अमाउंट सेट की होती है। मूविंग द हैंड्स ऑफ वॉच फॉरवर्ड, और वो हैंड्स को मूव करते रहते हैं आगे पीछे। द कम्बिनेशन ऑफ द मास ऑफ द बैलेंस व्हील एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग कीप द टाइम बिटवीन ईच ऑसिलेशन इज टिक वेरी कॉन्स्टेंट। और वो कह रहे हैं जो मास का कम्बिनेशन है बैलेंस व्हील के साथ, उसके वज़न का मास इज इक्वल टू वेट का जो बैलेंस व्हील के साथ कम्बिनेशन है, वैसे ही इलास्टिसिटी का स्प्रिंग के साथ कम्बिनेशन है। कीप द टाइम, और ये टाइम लेता है ऑसिलेशन के बीच और कॉन्स्टेंट के बीच। ठीक, उसके बाद हमारे पास है स्प्रिंग स्केल। A spring scale is a time of mechanical force measuring instrument that make use of spring. स्प्रिंग स्केल जो है वो एक इम्पोर्टेंट मैकेनिकल फोर्स है। मैकेनिकल चीज़ के लिए स्प्रिंग फोर्स बहुत यूज़ होता है। स्प्रिंग स्केल होता है ना, एक बहुत यूज़ होता है। वो इंस्ट्रूमेंट है। द डिवाइस इज मेनली यूज टू वेट आइटम्स और ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्टिंग दैम आ हुक इट बॉटम। जो है इसके एक हुक वो किया जाता है, जैसे कि ये है स्प्रिंग स्केल हमारे पास, और यहाँ पे देखे हुक्स लगाए हैं इन्होंने। ये बता रहे हैं कि इनको एक हुक ऑब्जेक्ट के साथ, आइटम्स के साथ, एक ऑब्जेक्ट या आइटम हुक्स के साथ लगाई जाती है। सेंस बाय हुक्स लॉ द फोर्स और वेट दैट एक्सटेंड द स्प्रिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस दैट द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। हुक्स लॉ जो है और वेट जो है जब वो डायरेक्ट करता है स्प्रिंग से रिलेट हो जाता है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो स्प्रिंग से बढ़ जाता है उसकी इनिशियल पोजीशन से। जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे लगा देंगे तो उसका वेट नीचे होने लग जाएगा, वेट बढ़ जाएगा उसकी इनिशियल पोजीशन से। द स्प्रिंग स्केल कन्वर्ट द एक्सटेंशन टू मेजरिंग वेट। ये जो है स्प्रिंग स्केल जो है वो कन्वर्ट करता है एक्सटेंशन को वेट मेजर करने में, यूजिंग एनालॉग और डिजिटल गेज अटैच टू द डिवाइस। इसमें एनालॉग और डिजिटल वो जो है गेज जो होती है वो अटैच होती है। जैसे ये एनालॉग डिजिटल, ये जो इसके अंदर है ये अटैच है।
उसके बाद गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग करंट और वोल्टेज। गैल्वेनोमीटर वो है जिससे हम करंट बनाते हैं और वोल्टेज बनाते हैं। इट मेक यूज़ ऑफ द हेयर स्प्रिंग विच नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू कॉइल एंड रिस्टोर द पॉइंटिंग बैक। ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकालती है बल्कि ये इसको पॉइंटर को भी बैक वो करती है, रिस्टोर करती है। बट आल्सो मेक द डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शन टू द फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। लेकिन जो ये है वो प्रोपोर्शन क्या करती है, हुक्स लॉ के मुताबिक इसकी जो फोर्स है वो हुक्स लॉ के मुताबिक चलती है। एंड सिंस इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, और जो फोर्स है वो प्रोपोर्शन होती है करंट से रिलेटेड होती है, करंट के आमने सामने होती है। इट्स परमिट टू ड्रॉ एनालॉग स्केल अंडर द पॉइंटर एंड मेजर द करंट। पॉइंटर और करंट को मेजर करने के लिए हमें बीच में क्या ड्रा करना पड़ता है, एनालॉग। जैसे कि ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ये घूमता है, ये करंट पास करता है, करंट निकालता है, यहाँ पे इसके ये लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर इसे कहते हैं। और एनालॉग भी है, एनालॉग ड्रा करते हैं और इनमें से करंट निकालते हैं और पॉइंट्स वो करते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स। अब हमारे पास आ गया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स आर मेजर बाय स्ट्रेस टेस्टर। स्ट्रेस जो होता है और स्ट्रेन कर्व जो होती है वो मेजर कैसे होती है, स्ट्रेस टेस्टर से। ये हमारे पास स्ट्रेस टेस्टर है, इससे हम मेजर करते हैं। वन सच मशीन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। इसमें एक मशीन है हार्डनेस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, हार्डनेस टेस्टिंग ये मशीन है। ये हम कोई भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास एक वो है, इधर हमने कोई चीज़ रखनी होती है, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमें छोटी सी चीज़ दिखाई देते हैं। उसके बाद हमारे पास है द अप्लाइड स्ट्रेस इज़ इंक्रीज एंड द चेंज इन लेंथ इज़ नोटेड। जब अप्लाई होता है स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है तो हमारी लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है। द वैल्यूज़ आर द प्रिंटेड, वैल्यूज़ तो प्रिंट है वो चले छोड़ें। द टिपिकल ग्राफ ऑफ द मेटल हेयर पॉइंट ए में क्या कहता है, इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द लिमिट अप टू विच हुक्स लॉ इज़ ओबेड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसमें भी वही बात बता रहे हैं कि पॉइंट ए जो है वो हमारा ये है, ये पॉइंट ए जो है वो हमारा क्या करता है, प्रोपोर्शनैलिटी को प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को वो कर रहा है, दिखा रहा है। हुक्स लॉ जो है वो ओबे कर रहा है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को। ये देखें पॉइंट ए जो हमें ये बता रहा है कि लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी है, और लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी किसकी वजह से है, हुक्स लॉ की वजह से है। पॉइंट बी हमें क्या कह रहा है, द इन इलास्टिक लिमिट द लिमिट अप टू विच मटीरियल। अब वो बता रहा है कि ये इलास्टिक लिमिट है और ये उस मटीरियल की वजह से है। इलास्टिक बिहेवियर आर कॉल्ड यील्ड स्ट्रेच। अब जो दूसरा पॉइंट बी है वो क्या बता रहा है कि वो इलास्टिक लिमिट है, मटीरियल के बिहेवियर की वजह से, मटीरियल जो बिहेवियर शो कर रहा है उसे यील्ड स्ट्रेच कहते हैं। पॉइंट सी इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मटीरियल कैन बी बेयर बिफोर फ्रैक्चर ब्रेकिंग कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। और वो कह रहा है कि पॉइंट सी जो है वो स्ट्रेस दे रहा है और वो फ्रैक्चर को तोड़ है, वो जो है बियर को तोड़ है, मटेरियल को तोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो उसे अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे। पॉइंट डी इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट विच मटेरियल ब्रेक्स। पॉइंट डी वो है जब मटेरियल पूरा का पूरा ब्रेक हो चुका है और वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया। ये टॉपिक आज का हमारा मुकम्मल हुआ। देखते हैं आगे भी कुछ है, आगे एग्जांपल्स है हमारे पास। कामिल सिट अ स्प्रिंग चेयर एज शोन इन द फिगर। कामिल एक स्प्रिंग चेयर पे बैठा है। इफ़ कामिल वेट 50 किलोग्राम, कामिल का वेट जो है वो 50 है। एंड कंप्राइजेज द स्प्रिंग बाय अबाउट 10 सेंटीमीटर, और जो स्प्रिंग है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। वह सिट ऑन द चेयर, जब वो सीट पे बैठेगा, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द चेयर स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगी, ये हमारे पास कामिल का वेट हमारे पास 50 है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास के हमने फाइंड करना है। एक्स हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। हमारे पास क्या था, स्प्रिंग के फाइंड करना है, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स था। एफ हमने एफ होगा हमारे पास तो तब हम एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ निकाला, एफ इज इक्वल टू एम जी, एम ए या एम जी। तो हमने सबसे पहले एफ निकाला, ये हमारे पास 490 निकल आया। उसके बाद हमने किया कि एफ ओवर एक्स लगा के की वैल्यू, इसमें वैल्यूज पुट की और के का वैल्यू निकल आ गया। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।